जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी मैथ है उसकी 1.3 प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली समझने वाले हैं और इसका पहला और दूसरा प्रश्न का पूरा सलूशन मैंने इसके पहले वाली वीडियो में दे दिया है। ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम व एचसीएफ निकालिए। जिस प्रकार हम पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे, उसी तरह इसको भी करना है। अभाज्य संख्याओं से हमें काटना है। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 होती है छोटी छोटी, इससे हम काटेंगे। 2 से 12 को काटेंगे, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा तो उतर जाएगा, 21 नहीं कटेगा तो ये उतर जाएगा। जो कट जाए उसको काट देना है, जो नहीं कटे उसको उतार देना है। चलिए अब 6, 15 और 21 में देखना है कि इनमें से कौन फिर 2 से कट रहा है। चूँकि 2 से 6 कट रहा है तो फिर हम 2 रख दिया, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कट रहा तो उतार दिया, 21 नहीं कट रहा तो उतार दिया। अब इनमें फिर देखेंगे फिर कोई 2 से कट रहा है, अब कोई 2 से नहीं कट रहा, इसलिए हम 3 से काटना शुरू करते हैं। 3 से 2 संख्याएँ क्या, तीनों संख्याएँ कट जाएंगी। 3 से काटा, 3 एक नम 3, 3 पचे 15 और 3 7 21। अब पुनः 3 से कोई नहीं कट रहा, अब किससे काटेंगे तो अब 5 से काटेंगे। 3 के बाद 5 आता है, 5 से अभाज्य संख्या, तो 5 से ये 1 आ गया, 1 के नीचे 1 ही रहेगा। 5 से 5 कटा एक बार में, 7 नहीं कटा तो उतार दिया। अब 5 के बाद कौन से किससे काटेंगे तो 5 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो 7 होती है, इसलिए हम 7 से काटेंगे। तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ, जब सबके नीचे 1 1 आ जाए तो वो हमारा जो है लासा वहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है। और लासा बराबर में लिख करके हम जितने भी गुणनखंड आए हैं उनका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे अतः LCM बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। अगर हम सबका गुणा करते हैं तो 2 गुणे 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 0 0, 7 6 42 7 420 आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब इसी विधि से हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने में थोड़ा सा अलग तरह से करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 12, 15 और 21, तो सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड कर लेंगे। 12 के गुणनखंड करके 12 के आगे रख देंगे और फिर 15 के गुणनखंड करके 15 के आगे रख देंगे और 21 के गुणनखंड करके 21 के आगे रख देंगे। ये हम तो 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटा तो 1 बार में, अर्थात 12 के आगे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। और इसी तरह 15 को काटेंगे तो 15 को 3 पचे 15 और 5 एक नम 5, अर्थात 3 और गुणे 5 आया। 21 को काटेंगे तो 3 गुणे 7 आएगा। अब देखिए, अब मिलाते हैं, क्या यहाँ 2 है, क्या नीचे कोई 2 है, नहीं है। यहाँ 2 है, क्या नीचे 2 है, नहीं है। यहाँ 3 है, यस, यहाँ 3 है, यस, यहाँ 3 है। तो अर्थात एचसीएफ क्या निकला, जो सब में कॉमन होता है वही होता है एचसीएफ, अर्थात एचसीएफ हमारा 3 निकला। एलसीएम अगर आप निकालेंगे 17, 23 और 29 में तो ध्यान दीजिए सब की सब अभाज्य संख्याएं स्वयं से कटने वाली हैं। अर्थात 17 को सबसे पहले छोटी संख्या 17 है अभाज्य संख्या, इनको काटने के लिए तो सबसे पहले 17 से काटेंगे। 17 से 17 कटा एक बार में, 23 नहीं कटा तो उतर गया, 29 नहीं कटा। अब पुनः छोटी संख्या कौन है 17 से बड़ी तो 23 है, 23 से काटेंगे तो एक बार में 23 कट जाएगा, ये 29 नहीं कटेगा। 23 के बाद कौन कटेगा, 29 काटेगा, सबके नीचे 1 आ जाएगा। अब हमारा एलसीएम कितना हुआ तो एलसीएम बराबर हो गया 17 गुणे 23 और गुणे 29। अगर हम इन तीनों का गुणा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा हमारा आएगा 11,339, 11,339। आप करके देख लीजिएगा। मैंने इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि आपके समझ में आ जाए, बाकी वीडियो लंबा ना होने पाए। चलिए अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने में मैंने कहा था सबसे पहले इनके गुणनखंड करके इनके गुणनखंड सबके अलग अलग रखना है। 17 का गुणनखंड करेंगे तो 17 17 से ही कटता है, साथ इसको 1 गुणे 17 लिख सकते हैं। 23 भी स्वयं से कटता है इसलिए 1 गुणे 23 लिख सकते हैं। 29 भी स्वयं से कटेगा तो 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। अतः हमारा एचसीएफ क्या है, जो सब में कॉमन है। ऊपर 1 लिखा है, क्या यहाँ 1 है, यस, क्या यहाँ 1 है, यस, तो 1 लिख देंगे। अब ऊपर 17 है, कहीं भी 17 नहीं मिल रहा, इसलिए एचसीएफ हमारा केवल 1 आ गया। एचसीएफ 1 और एलसीएम 1। चौथा नंबर का कह रहा है एचसीएफ 306। 2 संख्याएं दी हैं यहाँ आपको, एक 306 है और एक 657 है। इन 2 संख्याओं को जो एचसीएफ है अर्थात जो मासा है वो क्या है, 9 दिया हुआ है। और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है हमें। तो आपको पता होता है चूँकि हमें ज्ञात है, इस तरह से आप इसको हल करेंगे। हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणा। अब देखिए एलसीएम कितना है आपको निकालना है, तो मान लीजिए कि एलसीएम आपका
x है और गुणे HCF आपका कितना है 9 और बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल। यदि आप दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो दोनों संख्याएं क्या होना 306 और 657 दोनों संख्याएं हैं। चलिए अगला x, इस 9 का x में गुणा होगा तो 9x आ जाएगा बराबर इन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो 2,10,000 और 42 ये आता है। अब यदि हमें x का मान निकालना चाहते हैं तो 9 गुणा में ही इधर इसके बटे में आ जाएगा तो x बराबर आ गया 2,10,042 के बटे में 9। और अगर हम इसमें 9 का भाग देते हैं तो 20 में 9 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 बचेगा, 2 के बगल में 1 फिर 9 दूनी 18 और 21 में 18 गया तो बचा आपका 18, 19, 20 के 3 बचा, 3 के बगल में 0 30 बना, फिर 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28, 29, 30 3 बचा, 3 के बगल में 4 34 बना, फिर 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार में फिर गया, 3 बार में गया, 9 तिया 27 आया, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34, 6 1 7 बचा, 7 के बगल में 2 उतरा तो 72 बना, फिर 9 8 72 अर्थात 22, 33 और 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 22,338 हमारा आंसर आया। अतः x का मान कितना आ गया 22,338 और यही x हमारा था LCM तो यहाँ लिख सकते हैं। अतः LCM बराबर आ गया 22,338 ये आपका आंसर है। लिखा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर में n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ध्यान दीजिए, इसके मतलब कहने का ये है कि यदि हम कोई संख्या लेते हैं और उस संख्या की पावर में हम कुछ भी लिख दें, n का मतलब कोई भी, लेकिन वो संख्या क्या है 6 है, उसकी पावर में हम कुछ भी लिख रहे हैं, क्या हल करने पर इसके अंत में, इसके लास्ट में कभी 0 आ सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए इसका नियम होता है, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, ध्यान दीजिए, यानी यदि किसी संख्या के अंत में शून्य आता है तब उसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 गुणे 5 के घात में n के रूप के होते हैं। कहिए कि अगर कोई संख्या हम ले लें, मान के चलिए कोई संख्या हमने ले लिया 10, तो 10 की घात में हम चाहे जितना लिख दें, अगर हम इसको हल करते हैं तो हमेशा उसके अंत में 0 आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसके पावर में 0 लगा है उस संख्या का जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 5 के रूप का है। यानी अगर गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं तो वास्तव में उसके अंत में 0 आएगा। इसी लेकिन यहाँ जो 6 है उस 6 के गुणनखंड अगर करते हैं तो 2 गुणे 3 आता है, 2 3 6। यहाँ केवल और केवल 2 है, 5 नहीं है, इसलिए इसकी घात में चाहे हम जो कुछ भी लिख दें ये अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं हो पाएगी। अतः हम यहाँ लिख देंगे 6 की पावर n संख्या, अर्थात 6 की पावर n संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं है। धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 वो प्लस का 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस का 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से भी कट जाए वो भाज्य संख्या, चाहे जिससे कटे, किसी ना किसी से कट जाए तो भाज्य हो जाएगी और किसी से नहीं कटेगी तो अभाज्य रहेगी। देखिए अगर हम यहाँ पहली संख्या लिखते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस का 13, तो इसमें हमें किसी ना किसी को कॉमन लेना होगा। कॉमन क्या लेना होगा? जो लास्ट में प्लस में जुड़ा हुआ है, 13 जुड़ा है तो 13 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब कि इधर में 13 का भाग दे देंगे, इधर भी 13 का भाग दे देंगे। इधर 7 गुणे 11 गुणे 13 में हमने 13 का भाग दिया तो 13 निकल आया और 7 गुणे 11 बचा, और प्लस का ये 13 में भाग दिया तो 1 बच गया। अब देखिए इस 13 को इधर लिखिए और 7 गुणे 11 से 70 होता है और प्लस का 1 किया तो ये आ गया 13 और 7 77 1 78। यहाँ जो कोष्टक है इसका मतलब है गुणा। यदि हम किसी संख्या में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वो संख्या जिस संख्या का हमने गुणा किया है उससे कटती है। कहने का मतलब अगर यहाँ लिखा है 20 और 20 का हमने 3 से गुणा कर दिया तो 20 23 60 आ गया। चूँकि हमने 3 से गुणा किया था इसलिए जो संख्या बनी है ये संख्या 3 से कटेगी। इसी लिए अगर हम 78 में 13 का गुणा करते हैं तो ये जो संख्या बनेगी वो 13 से कटेगी। इसलिए ये संख्या पूरी की पूरी जो संख्या बनेगी, यही तो इतनी बड़ी संख्या छोटी सी बन गई है, ये पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि संख्या का एक गुणनखंड 13 है, अतः संख्या 13 से भाज्य
है, अर्थात 13 से कट जाएगी। इसी तरह इस छोटी सी जगह हम ये वाली संख्या कर लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। इन दोनों से 5 कामन ले लियो। 5 कामन लेंगे अगर तो ये बनेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 निकाले तो बचा 4 गुणे 3 गुणे 2 और 1 का गुणा करो चाहे ना करो। इस 5 से 5 निकालिए, 1 में भाग 5 का 5 में भाग दिया तो 1 आया। अब इसको हल कीजिए तो ये मिलेगा 7 छंग 42 और 42 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 3 दूनी 6 और प्लस का 1। अब हम इधर हल करेंगे तो 168 गुणे 6 आया तो 6 48 की 8 हासिल 4 6 36 37 38 39 40 की 0 हासिल 4 6 का 6 4 10 और प्लस का है 1। ये 1008 है तो ये बन जाएगा 1009 और गुणे में लिखा है 5। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 5 एक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या 5 से कट रही है। यदि ये 5 से कट रही है तो इसका मतलब ये भाज्य है, लिख सकते हैं। ठीक है, अतः हम लिख देंगे कि अतः इसलिए ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं, क्योंकि ये 5 से कट रही है और ये 13 से कट रही है। चलिए अंतिम और 7वां क्वेश्चन है आपका कि एक खेल के मैदान में एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में जो रवि है उस रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर भी एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ में एक रवि है और एक सोनिया है। ये रवि यहाँ से चलता है और सोनिया भी यहीं से चलना स्टार्ट करती है और ये जब यहाँ से चलती हैं तो ये चल करके यहाँ पर आ जाता है। चूँकि जो रवि है वो रवि को 12 मिनट लगते हैं, इसलिए रवि यहाँ आ जाएगा आपका, मान के चलो 12 मिनट में आ जाएगा। और जो सोनिया है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, इसलिए इसको आने में देर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर पहले आ जाएगा। हो सकता है कि ये यहाँ पर पहले रवि आ जाए और सोनिया अभी यहीं पर अटकी है तो फिर से ये चक्कर लगाएगा तो हो सकता है कि इस बार ये रवि यहाँ पर पहुँचा हो और सोनिया यहाँ पर आ गई हो और रवि पुनः यहाँ पर पहुँचा हो और सोनिया भी यहीं पर पहुँच जाए। यानी ऐसा कभी न कभी होगा कि एक ही बिंदु पर कहीं ना कहीं वो मिलेंगे। क्या पता यहाँ पे दोनों मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, कहीं केवल। और 12 और 18 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे 12 को, 2 छंग 12, 2 नाम 18, 2 3 6 और 9 नहीं कटा, फिर 3 से काटा, 3 कलम 3, 3 का 9 और फिर आप 3 से काटेंगे, 1 1 आ जाएगा। इन सब का गुणा कर लेंगे, एलसीएम बराबर आ जाएगा आपका। चूँकि एलसीएम बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 है। अतः दोनों 36 मिनट बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। वो बिंदु चाहे जहाँ पर हो, चाहे यहाँ पे, चाहे जहाँ पर मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मिलेंगे। यहाँ से आपकी प्रश्नावली खत्म होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को